नमस्कार बच्चों। याद कीजिए हम क्या पढ़ रहे थे। नाटक। आधुनिक काल में नाटक। हिंदी साहित्य में नाटक का उद्भव एवं विकास। हमने हिंदी साहित्य में नाटक के उद्भव एवं विकास के विभिन्न काल देखे। भारतेंदु काल देखा, द्विवेदी जिसे संक्रांति काल कहते हैं वो देखा, प्रसाद काल जो कि नाटक का चरमोत्कर्ष का काल था उसे देखा, और प्रसादोत्तर काल देखा। ये जो हमने विभिन्न नाटकों के नाम पढ़े, विभिन्न नाटककारों के नाम पढ़े, उनकी विशेषताएं पढ़ी, ये हमारे अंदर एक जिज्ञासा जगाता है कि आखिर नाटक क्या है, किसे कहते हैं नाटक। जैसे हमने कहानी पढ़ी कि मानव जीवन के एक चित्र, किसी एक अंग का वर्णन कहानी कहलाता है। नाटक किसे कहते हैं? आपके मन में ये जो जिज्ञासा उठी है, आज मैं इसी जिज्ञासा का उत्तर देने वाली हूं कि नाटक का क्या अर्थ है। बेटा, नाटक शब्द जो है, देखिए, नाटक ये नट धातु से बना है। इसके अंदर से नट निकालिए, नट धातु से नाटक शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है सात्विक भावों का अभिनय करना। जो मेरे अंदर भाव आए हैं, एक शब्द लगाया है हमारे विचारकों ने, सात्विक। सात्विक मतलब जो समाज के लिए हितकारी हैं, जिनमें सत्यता है, जिनमें सत्व है, जिनमें समाज का कल्याण है, ऐसे भावों को अभिव्यक्त करना अभिनय करके, उसे कहते हैं नट। और इस नट से बना है नाटक। नाटक एक दृश्य काव्य है जो देखा जाता है। पहले जो नाटक था वो कविता के रूप में लिखा जाता था, इसलिए जो पुराने हमारे आचार्य हुए हैं उन्होंने नाटक को दृश्य काव्य कहा है। आज नाटक और एकांकी गद्य की प्रमुख विधा मानी जाती है, क्योंकि आजकल गद्यात्मक नाटक लिखे जा रहे हैं। इसकी जो खास विशेषता है वो यही है कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत या प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि नट धातु से नाटक बना, ये नट क्या है? बेटा, कुछ लोग हुआ करते थे जिन्होंने अपना व्यवसाय ये बना लिया था कि वो अपने आंगिक मतलब शरीर से, अपने मुखाकृति से अभिनय करके, विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के अभिनय करके लोगों का मनोरंजन किया करते थे। उन लोगों को नट कहा गया, और नट एक जाति बन गई जिनका व्यवसाय, जिनका काम ही ये हो गया कि वो समाज में जो विभिन्न प्रकार की कथाएं थी, या हमारे पुराणों की जो कथाएं थी, हमारे इतिहास की जो कथाएं थी, उन कथाओं को वो विभिन्न अभिनय के द्वारा समाज के सामने प्रस्तुत करते थे और उनका मनोरंजन करते थे। इसी आधार पर उनकी भाव भंगिमाओं के द्वारा लोगों का मनोरंजन होता था। ये घुमक्कड़ जाति होती थी और इनको इतना ज्यादा शारीरिक अभ्यास होता था बेटा कि आपने सुना होगा कि ये एक डोर पर संतुलन के साथ चल दिया करते थे। इतना जबरदस्त इनके अंदर शारीरिक संतुलन होता था, और अपने प्रदर्शनों से ये लोगों का मनोरंजन करके और इस विधा को विकसित करते रहे। इसी आधार पर नट से, मतलब नट जो अभिनय करते थे, उसकी जो कथा थी, उसकी जो कहानी थी, जो रचना थी, उसको हम साहित्य, नाटक साहित्य कहने लगे। तो इस तरीके से नट शब्द से नाटक बना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक का लक्षण देते हुए कहा है कि नाटक शब्द का अर्थ नट लोगों से लिया जाता है जो अपने अभिनय के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। भारतेंदु ने नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा भी दी है। वो कहते हैं कि जो नाटक है वो एक तरीके का रूपक है। रूपक बहुत तरीके के होते हैं, पर उन रूपकों में नाटक ही सबसे प्रमुख रूपक माना गया है। तो इस तरीके से रूपक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक कहा। आइए अब हम देखते हैं, हमारे मन में एक जिज्ञासा और जगती है कि नाटक की परिभाषा क्या है। ये तो हमने नाटक का अर्थ देखा, शाब्दिक अर्थ देखा।
जैसा मैंने आपको भी बताया कि नाटक केवल सुनकर या पढ़कर ही इसका आनंद नहीं लिया जाता। जब तक इसको आंखों से ना देखा जाए तब तक सामाजिक के मन में रसानुभूति का उत्पादन नहीं होता। तो जो रचना केवल श्रवण द्वारा नहीं बल्कि दर्शकों के हृदय में दृष्टि के माध्यम से रसानुभूति कराए उसे हम नाटक कहते हैं। इसीलिए नाटक को प्राचीन आचार्यों ने दृश्य काव्य की श्रेणी में रखा। बाबू गुलाब राय ने नाटक की बड़ी अच्छी परिभाषा दी है कि नाटक क्या है? अभिनय की दृष्टि से संवादों एवं दृश्य पर आधारित विभिन्न पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए जो साहित्यिक रचना लिखी जाती है उसे हम नाटक कहते हैं। देखिए, इस परिभाषा से नाटक की कितनी सारी विशेषताएं हमारे सामने आ गई। नाटक में अभिनय प्रमुख है, नाटक में संवाद प्रमुख है, नाटक में दृश्य प्रमुख है, नाटक में विभिन्न पात्र प्रमुख हैं और नाटक में रंगमंच प्रमुख है और उसमें साहित्यिक रचना अर्थात उसकी कथा प्रमुख है। इस तरीके से देखिए तो इस परिभाषा से हमें नाटक के तत्वों का भी ज्ञान हो गया। तो इस तरीके से नाटक वह साहित्यिक रचना है जो पात्रों के माध्यम से संवाद और दृश्यों के आधार पर रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है और जो लोगों के हृदय में आनंद और रसानुभूति की रचना करती है। ऐसी रचना को हम नाटक कहते हैं। अब देखो, नाटक की परिभाषा पढ़ी तो जैसा मैंने आपको बताया नाटक के तत्व निकल कर आए। नाटक के तत्व क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपके दो तरीके से आ सकता है। पहले तो यह आ सकता है नाटक किसे कहते हैं, नाटक की परिभाषा बताइए और नाटक के तत्वों की विवेचना कीजिए। तो आपको नाटक के 7 तत्व जो मैंने बताए हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। संक्षिप्त में बताए अभी तक, आज मैं उनको विस्तार से बताने वाली हूँ। और वो नाटक के तत्व कोई बहुत नई चीज आपके लिए नहीं है। ये नाटक के तत्व हमने कहानी और उपन्यास में भी देखे थे। कथानक देखा था कहानी उपन्यास में, हमने पात्र और चरित्र चित्रण भी देखा था कहानी के तत्व में, हमने संवाद और कथोपकथन भी देखे थे कहानी और उपन्यास के तत्वों में, हमने भाषा शैली को भी देखा था, हमने देश काल और वातावरण को भी देखा था और हमने उसका उद्देश्य भी देखा था। नाटक और एकांकित के तत्व में एक तत्व और शामिल हो जाता जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उसे कहानी से अलग करता है, जो उसे उपन्यास से अलग करता है, और वो तत्व है उसकी अभिनय क्षमता, उसकी रंगमंचनीयता। ये उसका बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है जो हम बार बार देख रहे हैं ना कि पात्रों के माध्यम से रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से सामाजिक के हृदय में रसानुभूति पैदा करने वाला जो साहित्यिक रचना है उसे नाटक कहते हैं। तो उसमें अभिनय क्षमता, रंगमंचनीयता, ये बहुत आवश्यक तत्व नाटक के लिए हो जाता है। तो ये 7 तत्व हैं नाटक के। आज हम इन 7 तत्वों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कथा वस्तु। कथा वस्तु क्या है? पहले भी मैं आपको कथा वस्तु के बारे में बता चुकी हूं। कथा वस्तु मतलब उस कहानी में घटने वाली विभिन्न घटनाएं। क्या घटनाएं हैं बेटा? कथा वस्तु के बिना तो कोई भी रचना, चाहे वो प्रबंध रचना हो, चाहे वो मुक्तक रचना हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कहानी हो, या वो उपन्यास हो, या वो एकांकी हो, बिना कथा के उसकी संरचना, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कथा वस्तु तो किसी भी साहित्यिक रचना की प्राण जीवन माना जाता है और इस कथा वस्तु को अंग्रेजी में प्लॉट कहते हैं। प्लॉट मतलब जमीन का टुकड़ा। कहते हैं ना ये मेरा प्लॉट है। अब बताइए, आपको यदि घर बनाना है तो आपके पास वो जमीन का टुकड़ा होना आवश्यक है, वो भूमि, वो आधार होना आवश्यक है जिस पर आप घर बनाएंगे। तो जिस तरीके से घर बनाने के लिए वो जमीन का टुकड़ा, वो भूमि, वो आधार होना आवश्यक है, उसी तरीके से कोई भी साहित्यिक रचना को लिखने के लिए हमें कथा वस्तु की, हमें कहानी की, हमें कथा तत्व की आवश्यकता पड़ती है। बिना इसके तो हम किसी भी रचना की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस कथा वस्तु के अंतर्गत ही उस नाटक का सार तत्व, सारा सारांश समाया हुआ होता है। ये अलग बात है और ये नाटककार पर निर्भर करता है कि वो अपनी कथा वस्तु कहां से प्राप्त करता है। कुछ नाटककार अपनी कथा वस्तु पौराणिक कथाएं हैं
प्राचीन कथाएं हैं, कहानियां हैं, उनसे ग्रहण करते हैं। कुछ इतिहास प्रसिद्ध घटनाओं को अपने नाटक का आधार बना लेते हैं। कुछ नाटककार समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, समस्याएं हैं, वर्तमान समाज से अपने कथा तत्वों को ग्रहण करते हैं। और कुछ नाटककार काल्पनिक कथा तत्व के आधार पर अपने नाटक का भवन खड़ा करते हैं। तो इस तरीके से जो कथा वस्तु है वो किसी भी सोर्स से नाटककार ले सकता है। ये जो कथा वस्तु है ये 3 प्रकार की मानी गई है बेटा। 3 प्रकार की कथा वस्तु हमें नाटकों में देखने को मिलती है। पहली कथा वस्तु, पहला प्रकार कथा वस्तु का, उसे कहते हैं प्रख्यात कथा वस्तु। प्रख्यात नाम से मालूम पड़ रहा है, प्रख्यात मानी विख्यात, सबको मालूम हो, प्रसिद्ध, जो लोक में प्रसिद्ध हो। ऐसी कहानी जो जनता में बहुत प्रसिद्ध है, जनता जिसे सुनती आ रही है वर्षों से, और जनता जिसके बारे में जानती है। जैसे राम और कृष्ण के चरित्र हैं, हरिश्चंद्र का चरित्र है, भरत का चरित्र है। तो ये चरित्रों को दुनिया देखती आ रही है, सुनती आ रही है, ये सब जगह प्रसिद्ध हैं। तो यहां से हम जो कथा वस्तु लेते हैं उसे हम प्रख्यात कथा वस्तु कहते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत उन कथाओं का संकलन किया जाता है जो प्रख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, लोक में जानी जाती हैं। तो जनता उन नाटकों को बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेती है और उनका आनंद भी वो अच्छी तरीके से उठा पाती है। दूसरी प्रकार की कथा वस्तु, इस कथा वस्तु को कहते हैं उत्पाद्य कथा वस्तु। उत्पाद्य अर्थात जिसे नाटककार खुद उत्पादित करे अपनी कल्पना के आधार पर। उसकी कोई प्रसिद्ध कहानी नहीं है, कोई इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि नाटककार ने अपनी कल्पना के आधार पर उस कहानी को रचा है। कुछ यथार्थ उसने समाज से लिया और उस यथार्थ के आधार पर उसने अपनी कल्पनाओं के आधार पर उस कहानियों को बुन लिया। उस नाटक की विभिन्न घटनाओं को उसने अपनी कल्पना के आधार पर बुन लिया, उसे उत्पाद्य कथा वस्तु कहते हैं। इसके अंतर्गत नाटककार के मन मस्तिष्क की कल्पनाएं होती हैं जो नाटक के रूप में व्यक्त होती हैं, और इसके अंतर्गत व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी कल्पना के द्वारा कथा वस्तु को तैयार करता है। तीसरे प्रकार की जो कथा वस्तु होती है बेटा, उसे कहते हैं मिश्र प्रख्यात कथा वस्तु। नाम से मालूम पड़ रहा है मिश्र प्रख्यात, यानी कि जिसमें प्रख्यात कथा वस्तु भी हो लेकिन साथ में कल्पना का सम्मिश्रण किया गया हो। कथा तो ले ली कोई पौराणिक या ऐतिहासिक प्रसिद्ध व्यक्ति की, कोई कहानी ले ली, लेकिन लेखक ने उसमें वर्तमान समय से जोड़ने के साथ कि वो वर्तमान समय में प्रासंगिक बन जाए, दर्शकों के लिए वो अधिक आकर्षक और प्रेरणादायक बन जाए, रोचक बन जाए। तो वो क्या करता है कि उन और जो इतिहास और पुराण की जो कुछ चीजें हैं वो ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आज लोग प्रमाणिक नहीं मानते या उनमें सत्यता का अभाव होता है। तो लेखक अपनी कल्पना से उसमें कुछ यथार्थता, कुछ सत्यता और कुछ समस्याओं का समावेश कर देता है। ऐसी कथा वस्तु को हम मिश्र प्रख्यात कथा वस्तु कहते हैं, जिसके अंतर्गत नाटककार प्रसिद्ध कथा और अपनी कल्पनाओं का मिश्रण करके कथा वस्तु को तैयार करता है। आज कई ऐसी घटनाएं हैं बेटा जो पूर्ण रूप से प्रमाणिक नहीं मानी जाती हैं, उसके साथ कुछ घटनाएं जोड़ने पर दर्शकों में उत्सुकता की जागरूकता या उत्सुकता बढ़ती है और नाटककार उस जो अभाव है उसकी पूर्ति अपनी कल्पनाओं के माध्यम से कर देता है। ऐसे कथा वस्तु को हम मिश्र प्रख्यात कथा वस्तु कहते हैं। अब ये कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए, कैसी कथा वस्तु को हम श्रेष्ठ कथा वस्तु कहते हैं। चूंकि कथा वस्तु नाटक का प्राण होती है तो हमें कथा वस्तु का चयन करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। पहली बात, ऐसी कथा वस्तु हमें छांटनी चाहिए जिसका रंगमंच पर अभिनय हो सके, अर्थात जो रंगमंच पर अभिनीत की जा सके। जैसे प्रसाद के नाटकों पे आरोप लगाया जाता है कि उनके जो नाटक हैं वो रंगमंच पर अभिनय नहीं किया जा सकता, और प्रसाद ने आगे जाकर इस पर अपना मत भी व्यक्त किया। उन्होंने इसी आधार पर नाटक का अभिनय को नाटक का आवश्यक अंग नहीं बताया,
लेकिन बाद के विचारकों के माध्यम से जब खूब विचार विमर्श हुआ तो यह तय किया गया कि अभिनय तो नाटक का एक आवश्यक अंग है। इसलिए कथा वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसका रंगमंच पर अभिनय किया जा सके, जिसमें समय, दृश्य, संवाद, अभिनेता आदि का तालमेल बड़ा सटीक हो और सफलता पूर्वक उसको रंगमंच पे यदि हमने उसको अभिनीत कर दिया, यही नाटक की सफलता का मूल मंत्र है। क्योंकि नाटक दृश्य काव्य है और जब इसे दिखाया ही नहीं जा सके रंगमंच पर, जब इसे अभिनीत ही ना किया जा सके तो फिर वो नाटक कहलाएगा ही कैसे। तो इसलिए नाटक की कथा वस्तु का चयन करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो कथा वस्तु अभिनय योग्य हो। नाटक की जो कथा वस्तु है उसके विकास के वही चरण है जो हमने कहानी में और उपन्यास में पढ़े। सबसे पहले प्रारंभ, नाटक का प्रारंभ होता है, फिर धीरे धीरे नाटक की जो कथा वस्तु है उसका विकास होता है, अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से उसमें अन्य अन्य कथाएं जुड़ती चली जाती हैं और फिर उस जो समस्या या जो बात उसमें बताई गई है उसकी चरम सीमा तक वो कथा वस्तु पहुंचती है, जहां काफी अंतर्द्वंद होता है और जो दर्शक होता है या जो पाठक होता है वो उस कथा वस्तु से इस तरीके से जुड़ जाता है कि वो वहां से अब हट नहीं सकता, क्योंकि वो अब चरम सीमा तक उसका रस है वो पहुंच चुका है। अब तो वो उसका निष्कर्ष देखना चाहता है। उसके बाद फिर नाटक की धीरे धीरे गति होती है, वो धीरे 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 चरम अवस्था से, क्योंकि वो समाधान की तरफ जा रहा है तो वो थोड़ा नीचे आता है और अंत में नाटक की समाप्ति हो जाती है, कोई संदेश, प्रेरणा या निष्कर्ष देते हुए। इस प्रकार कथा वस्तु की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं: प्रारंभ, विकास, चरम सीमा, गति। यदि मैं इसको ग्राफ से देखूं तो ऐसे कर सकते हैं, प्रारंभ हुआ, फिर उसका विकास हुआ, ऐसे विकास हुआ, ऐसे भी विकास हुआ और ऐसे विकास हुआ, फिर वो चरम सीमा तक पहुंच गई, देन वो उसकी गति हुई और देन वो समापन पर पहुंच गई। तो इस प्रकार जो कथा वस्तु है उसके हमने ये 5 जो उसके विकास क्रम है वो देखें। इसके अलावा बेटा पात्र चरित्र चित्रण है या संवाद है, भाषा शैली है, उद्देश्य है, देश काल वातावरण और इसकी रंगमंचनीयता, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आप इतना ही पढ़ें। यदि यहां तक आपको कोई भी समस्या या प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझे मैसेज करें, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। आइए थोड़ा सा समअप कर लेते हैं आज के लेसन को। नाटक का शाब्दिक अर्थ नट धातु से बना है। नाटक की परिभाषा, ये दृश्य काव्य है, ऐसी साहित्यिक रचना जो कि संवादों के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत की जा सके। साथ में नाटक के तत्व 7 तत्व हैं, जिसमें आज हमने कथा वस्तु को विस्तार से पढ़ा। कथा वस्तु किसे कहते हैं, कथा वस्तु का क्या महत्व होता है, कथा वस्तु कितने प्रकार की होती है और कथा वस्तु में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, और साथ ही कथा वस्तु के विकास की 5 अवस्थाएं। ओके, बाय, कल करते हैं।